Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Textbook Banking. I'm मोहम्मद दिलशाद और आज ये सेशन हम डिजाइन किए हैं आप लोगों के लिए wherein we will discuss कि पहली अटेम्प्ट में SBI PO कैसे क्रैक करें and we'll discuss about the examination, सारे टीयर्स जो होते हैं एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स, मेंस एंड GDPI एंड उसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट जो किसी एस्पिरेंट को फर्स्ट टाइम जो अपियर कर रहे हैं हेल्प करेंगे क्रैक करने में एग्जामिनेशन. यू सी दैट ये 20 डेज हैं SBI PO 2020 का प्रीलिम्स होने में एंड दिस वीडियो इज मेंट फॉर दो स्टूडेंट्स जो जिनका ये पहला अटेम्प्ट है and who want to crack it in the very first attempt itself. So we'll move on from here. This is something about me. I graduated in 2017 और 2017 में ही हम SBI PO का एग्जामिनेशन अटेम्प्ट किए थे. That was my first attempt और उसी वक्त पहले अटेम्प्ट में ही I cracked the examination. I feel it's very important. जो लोग पहली बार अटेम्प्ट करते हैं एग्जामिनेशन उनके मन में बहुत सारा डाउट्स रहता है, बहुत सारा अप्रीहेंशन रहता है, एक डर भी रहता है कि किस तरीके, हालांकि अगर आप मॉक टेस्ट दिए हैं उसके बावजूद जो फर्स्ट टाइमर्स रहते हैं उनको एक कुछ ना कुछ डाउट रह जाता है, शायद उनको लगता है कि एक्सपीरियंस नहीं है. ऐसा सारा डाउट्स और मिसकंसेप्शंस जो भी रहेगा वो आज हम लोग क्लियर करेंगे and I hope कि ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, especially those who want to crack it in the very first attempt itself. So this is something about me and we'll move on to the examination का various sections जो आता है. आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस में होता है और सबसे बड़ा एडवांटेज बैंकिंग एग्जामिनेशन स्पेशली SBI PO एग्जाम्स का जो अभी के समय में ज़्यादा ज़रूरी है जानना वो ये है कि ये एग्ज़ाम बहुत जल्दी रैप अप भी हो जाता है. सारे के सारे 3 स्टेजेस प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू आप देखिएगा कि विदिन 4 टू 5 मंथ्स इस बार उम्मीद है कि रैप अप हो जाएगा. तो ये ज़्यादा लंबा एग्जामिनेशन नहीं रहेगा कंपेयर टू बाकी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन. तो इसलिए ये और भी ज़रूरी बन जाता है इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू अ सरकारी जॉब. So we'll discuss about the 3 stages, कुछ pointers for all the first timers and then जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए we will discuss कि किस तरीके से इस एग्जाम को पहली बार में ही क्रैक कर लें, क्योंकि पहली बार में क्रैक करने का अलग ही मजा होता है एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट, आई लिव्ड इट एंड आई होप कि यू ऑल आल्सो डू द सेम. तो कमिंग टू द टॉपिक, जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है, यू नो इट्स अ 1 आवर एग्जामिनेशन. 1 घंटे में 3 सेक्शन रहेंगे, तीनों सेक्शन में आप जंप नहीं कर सकते हैं सेक्शन, तो एक के बाद एक सेक्शन आएंगे. इंग्लिश, कंटेंट एंड रीजनिंग, 100 क्वेश्चंस, 30, 35, 35. ये आपको पता होगा, आई एम श्योर, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, इट्स प्रीटी सिंपल. मार्क्स काउंट नहीं होते हैं. वील टॉक अबाउट द सेक्शन. यहाँ पे आपको पता होगा कि इंग्लिश वाला जो सेक्शन होता है ये सबसे सिंपल सेक्शन है. क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में प्रीलिम्स का जो स्टेज है इसमें इंग्लिश वाला सेक्शन सबसे सिंपल होता है. क्यों सिंपल होता है? क्योंकि 30 क्वेश्चन रहते हैं, 30 मार्क्स रहते हैं, 20 मिनट्स रहता है, टाइम बहुत ज्यादा रहता है. तो यहाँ पे आप 15-16 मिनट्स में ना 15-16 मिनट में पेपर खत्म करके आप रिविजन कर सकते हैं पेपर का. ये लिबर्टी मिलेगा इंग्लिश के सेक्शन में, बाकी सेक्शन में इतना टाइम नहीं रहता है. तो बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है. अगर आपका मॉक टेस्ट अच्छा है, आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं बहुत सारा और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं बहुत दिनों से, एक आइडिया है ग्रामर का, वोकैब का, तो आप सारे जो टॉपिक्स आते हैं इसमें, आरसी, सेंटेंस जॉइनिंग, मैच द फॉलोइंग, एरर स्पॉटिंग, ये सारा बहुत केक वॉक बन जाता है एक तरीके से. और सिंपल तरीके से आप इसको 27-28 मार्क्स लाकर अपने स्कोर में ऐड कर सकते हैं फुल फाइनल स्कोर में. तो 27-28 आराम से आ सकता है. आप इनफैक्ट जो लोग क्रैक करते हैं एग्जाम उसमें आप देखिएगा कि किसी ना किसी एक सेक्शन को वो टारगेट करते हैं एंड मोस्टली स्टूडेंट्स का इंग्लिश सेक्शन जिनका स्ट्रॉन्ग रहता है वो इजीली सेल कर जाते हैं एग्जाम से. तो मूविंग ऑन टू द सेकंड सेक्शन एंड मार्किंग स्कीम का, थ्रू आउट द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सारे क्वेश्चंस में तीनों ही सेक्शन का +1 -1/4 मार्किंग स्कीम रहता है. ये आपको पता होगा, आई एम श्योर. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यहाँ पे यू नीड स्पीड एंड एक्यूरेसी. जल्दी क्वेश्चन बनाना होगा. कौन सा क्वेश्चन बनाना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बनाना है, ये भी आपको पता होना चाहिए. ये चीज आप कब सीखिएगा? जब आप मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दीजिएगा. अ, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास है जिसमें सारा टेस्ट सीरीज खुल जाता है, आपके पास अवेलेबल रहता है, तो उसमें आप 2020 वाला जो PO का टेस्ट सीरीज है उसमें 35 टेस्ट हैं, आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं एज मच एज यू वांट. जितना टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा उतना ज्यादा आपका स्कोर बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा, स्पीड भी बढ़ेगा.
एंड स्पीड एंड एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दोनों सेक्शन के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल रहते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, अरिथमेटिक का क्वेश्चन आएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क रेशियो प्रपोर्शन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा। जनरली जो मेरे अंडर स्टूडेंट्स हैं अराउंड 70 to 80 जो अभी बैचेस चल रहा है टेक्स्ट बुक में, आई हैव बीन मेंटरिंग देम एंड उनको आई हैव बीन एडवाइजिंग कि जो नंबर सीरीज वाला सेक्शन है या लेट्स से लॉजिकल रीजनिंग में पजल्स वाला सेक्शन आता है, तो इन सेक्शन को अवॉइड करने इनिशियली शुरू में सिंपल क्वेश्चन बनाना है, फिर टाइम बचता है देन मूव ऑन टू द वो क्वेश्चन जिसका कोई प्रोसेस नहीं है बनाने का। नंबर सीरीज का कोई प्रोसेस नहीं है बनाने का, आपको कोई गारंटी नहीं है कि आप कोई एक तरीका लगाइएगा तो आंसर आ ही जाएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड चलता है। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस को अवॉइड करना, कौन से क्वेश्चंस को बनाना ही है, कौन सा स्ट्रेंथ है वीकनेस है, ये सब चीज अगर पता रहेगा, जो कि आपको ऑफ कोर्स पता चलेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा, तो वो हेल्प करता है एग्जाम डे में। सेम गोज फॉर द रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन, 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स 20 मिनट्स। एंड यहाँ पे भी हम अपने स्टूडेंट्स को यही गाइड करते हैं जब भी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं कि भाई पजल्स को अटेम्प्ट नहीं करना है शुरू में, सीटिंग अरेंजमेंट को अटेम्प्ट नहीं करना है शुरू में। बाकी सिंगल लाइन वाला जितना क्वेश्चन रहता है या छोटा क्वेश्चन जो रहता है इक्वालिटीज का, डायरेक्शन डिस्टेंस का, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। ये स्कोरिंग क्वेश्चन है, ये स्कोरिंग टॉपिक से ही है, यहाँ पे आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू जस्ट नीड टू क्लियर द कट ऑफ, बट अच्छा स्कोर लाने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होना चाहिए सारे सेक्शन में, एंड विल डिस्कस इसके बारे में भी थोड़ा सा लेटर इनटू द सेशन। इनपुट आउटपुट हुआ, स्टेटमेंट कंक्लूजन हुआ, ये सारा चीज करके 15-16 मिनट्स में रैप अप करने के बाद जो लास्ट का लेट्स से 5 to 6 मिनट्स आपके पास बच रहा है क्वांट के सेक्शन में भी एंड रीजनिंग एबिलिटी के सेक्शन में भी, यहाँ पे आप आते हैं उन टॉपिक्स पे जैसे कि पजल्स हुआ या अरेंजमेंट्स हुआ। पजल्स अगर कुछ ऐसा आ जाता है जिसमें लेट्स से सर्कुलर टेबल के चारों तरफ लोग बैठे हैं, कुछ बाहर देख रहे हैं, कुछ अंदर देख रहे हैं, ये सब ट्रैप क्वेश्चन है, ये सब ट्रैप क्वेश्चन है। इसमें आप 4-5 मिनट अगर आप लगा रहे हैं और मॉक टेस्ट में आप देख रहे हैं कि 4-5 मिनट से पहले नहीं बन रहा है ये क्वेश्चन, तो उससे जल्दी नहीं बन पा रहा है, तो उनको अवॉइड करना पड़ेगा एग्जाम में, आपके लिए वो ट्रैप क्वेश्चन है। तो इस तरीके का जो स्ट्रैटेजी होता है, टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी होता है, किस तरीके से एग्जाम अटेम्प्ट करें, कौन सा सेक्शन में कौन सा टॉपिक को पहले उठाएं, किस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करें, ये सारा चीज टेक्स्ट बुक का जो कोच प्रोग्राम है उसमें वी डिस्कस। वहाँ पे आई हैव बीन गाइडिंग स्टूडेंट्स एंड वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि वंस यू आर ऑन बोर्ड, आप जब इस पे एनरोल कर लेंगे तो आपको भी इससे बहुत हेल्प मिलेगा, एंड स्पेशली फॉर द कमिंग एफडीए 2020 एग्जामिनेशन ये बहुत ही अच्छा चीज रहेगा आपके लिए। तो ये 3 सेक्शन रहेगा प्रीलिम्स का, ये सभी को पता है, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनके लिए इट्स जस्ट अ रिमाइंडर कि दिस इज द स्कीम ऑफ थिंग्स। टॉकिंग अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन एंड द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इट डज नॉट मैटर यू कि आप स्कोर 100 ला रहे हैं या जस्ट कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं, दैट इज नॉट काउंटेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट, so that is immaterial, आपको बस कट ऑफ क्लियर करना है। मेंस में सिचुएशन इज डिफरेंट, मेंस में क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव होता है, लंबा क्वेश्चन आता है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, पैसेजेस में जनरली क्वेश्चन मिलेगा। बाकी सेक्शन में विल डिस्कस किस तरीके का क्वेश्चन रहता है, बट द ओवरऑल जिस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन स्टेज 2 इज के 3 घंटे का सॉलिड एग्जाम होता है, एंड वहाँ पे 4 सेक्शन रहेंगे जिनको आप अगेन जंप नहीं कर सकते हैं, आपको टाइम के साथ ही चलना पड़ेगा, एंड वन ऑन वन सेक्शन आते जाएगा, यू हैव टू अटेम्प्ट इट इन दैट सीक्वेंस इटसेल्फ। मार्क्स इज 200, बट ये सारा ऑब्जेक्टिव पार्ट हुआ मेंस का। मेंस में उसी सेंटर पे जहाँ पे आप एग्जाम दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन 15-20 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद, चारों जो सेक्शन है 3 घंटे का, 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, इसके बाद 15-20 मिनट का एक ब्रेक मिलता है, एंड देन एक डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है जिसमें आपको एक एसे और एक लेटर लिखना रहता है, तो वो 50 मार्क्स का रहता है। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पे जिनका राइटिंग स्किल्स अच्छा है, जो न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं ओवर द पास्ट 3 to 6 मंथ्स, जिनका कमांड अच्छा है वोकैब पे, लैंग्वेज पे, ग्रामर पे, वो वहां पे आपसे अगर 5-6 मार्क्स ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, या इनफैक्ट आप अगर वहां पे लेट्स से 40 स्कोर कर रहे हैं और कोई दूसरा स्टूडेंट है जो 30 स्कोर कर रहा है या 32 स्कोर कर रहा है, तो वो जो एज आपको मिल रहा है, वो जो लीड मिल रहा है आपको 5 मार्क्स या 8 मार्क्स या 10 मार्क्स का, वो लीड ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आई एम श्योर कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 200 जो एग्जामिनेशन हुआ, उसमें 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाना किसी दूसरे कैंडिडेट से इज फार मोर डिफिकल्ट देन सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव पेपर में कुछ अच्छा तरीके से लिख के, जैसे लिख रहे हैं तो स्टार्ट विद अ कोट, एंड विद अ कोट, राइट।
स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं की हैं, अच्छे से लिखें, टॉपिक टू द मतलब रेलेवेंट चीज़ लिखें। तो अच्छे से लिखने से वहाँ पे जो आपको स्कोर का एज मिलेगा ना, वो बहुत हेल्प करेगा ओवरऑल मार्किंग स्कीम में। So that is important as far as the mains examination, जो mains examination and that is concerned. वो आधे घंटे का होता है and you have ample time over there. Uh, that is typed, वहाँ पे लिखना नहीं होता है, it is typed. तो टाइपिंग का टेस्ट बेसिकली होता है, वो टाइप करते हैं आप वहाँ पे ऐसे और लेटर को लिखने के लिए पेपर और पेन वाला चीज नहीं रहता है, इट इज टाइप्ड इन द कंप्यूटर इटसेल्फ। टॉपिक्स आपको वहीं दिए जाते हैं, जनरली करंट अफेयर्स के टॉपिक्स रहते हैं और बहुत ही सिंपल ऐसे और लेटर्स रहता है। टॉकिंग अबाउट द सेक्शन रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, नाम से ये नहीं समझना है कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड में कुछ कंप्यूटर का जानकारी ऐसा कुछ पूछा जाएगा जो कभी पढ़े नहीं है, इसलिए कोई किताब खरीद लेते हैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड का, कोई नया चीज पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड का, ऐसा नहीं है। यू विल हैव टू फोकस ऑन रीजनिंग। कंप्यूटर एप्टीट्यूड का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है जो स्कूल में पढ़े होंगे आप, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट के बारे में, पेरिफेरल डिवाइसेस हुआ, कैसा इनपुट होता है, क्या आउटपुट होता है, स्टोरेज डिवाइसेस कैसा रहता है, कितने सारे ब्राउजर यूज होते हैं, कौन कौन से ब्राउजर्स हैं मार्केट में, ये सब चीज जनरली क्वेश्चन आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पे कुछ हल्का क्वेश्चन आया, कीबोर्ड शॉर्टकट आ गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। एंड ये मतलब बिलीव मी बहुत ही सिंपल रहता है, इसके लिए कुछ स्पेशल एफर्ट नहीं लगाना होता है। स्पेशल एफर्ट आपको रीजनिंग में लगाना होगा, जो मेन कोर टॉपिक है इस पूरे सेक्शन का। इंपॉर्टेंट सेक्शन है बिकॉज 60 मार्क्स होल्ड करता है और 1 घंटे का पेपर है। 3 घंटे का जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें ये पर्टिकुलर सेक्शन 1 घंटा स्टार्टिंग में सबसे पहला सेक्शन आता है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आप अच्छे से परफॉर्म करें, क्योंकि 1 घंटा जिस तरीके से आप परफॉर्म कीजिएगा ना, तो वो बैगेज आपके पास रहेगा। अगर आप अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं सेक्शन में, तो वो चीज आगे फिर कैरी फॉरवर्ड होता है कि यार रीजनिंग में तो अच्छा नहीं किया हम। अब क्वांट में डीआई में जो सेक्शन आएगा उसमें आपका दिमाग में चलते रहेगा कि रीजनिंग अच्छा नहीं गया या उसमें और बेटर कर सकते थे, हालांकि आप उसके बाद कुछ चेंज नहीं कर सकते। एक बार टाइमर कंप्लीट हो गया, टाइमर डन हुआ 60 मिनट्स का, इट्स लाइक यू हैव टू मूव ऑन, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा बीच में। तो यहाँ पे यू आर अवेयर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव रहता है, सिंपल नहीं रहता है। पजल्स आएगा बहुत सारा, तीन तीन पजल्स इंक्लूडिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, वर्टिकल अरेंजमेंट, ये सब आ जाता है, लीनियर वाला भी। जो क्वेश्चन रहेगा ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस का, ये सिंपल कुछ क्वेश्चन है जो मिल जाता है, बट डेटा सफिशिएंसी का जो क्वेश्चन रहेगा यू विल सी के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। एंड देन सिंपल क्वेश्चन नहीं रहेगा, यू विल हैव टू सॉल्व इट, सॉल्व भी करना होगा और उसके बाद उसका उस सोल्यूशन का एनालिसिस करके कुछ ऑप्शंस पे आप कंक्लूड कर पाएंगे। सिंपल सिंपल सीधा सीधा नहीं चलता है जैसा कि प्रीलिम्स में मिलता है। मार्किंग स्कीम ऑफ कोर्स यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है कि जो 2 मार्कर वाला क्वेश्चन है उसको आप ज्यादा नहीं छोड़ें, 1 मार्क्स वाला ज्यादा बनाना अच्छा बात है, क्वेश्चन बनाना ही अच्छा बात है, बट 2 मार्क्स वाला जितना भी क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 मार्क वाला भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, 2 मार्क्स वाला भी, तो 2 मार्क्स वाले पे स्पेशल फोकस करके उस पे एम्फेसिस देके उसको बनाने का कोशिश करना चाहिए, वहां पे आपको ज्यादा मार्क्स मिलने का चांसेस ज्यादा है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पे जब आप जाते हैं तो ये वाला सेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पे आपको सारे तरीके का डीआई मिल जाता है, चार्ट, बार ग्राफ मिल जाएगा, पाई चार्ट मिल जाएगा, लाइन ग्राफ मिल जाता है, एंड डबल चार्ट मिलता है जनरली। तो 3 डीआई अगर आपके पास रहता है मान लीजिए, तो उसमें एक डीआई तो ऐसा आ ही जाएगा जो डबल चार्ट रहेगा, यानी कि उसमें एक पाई चार्ट भी रहेगा एंड लेट्स से एक लाइन ग्राफ भी रहेगा या एक बार चार्ट रहेगा। तो दोनों को पढ़ के समझ के आपको आंसर लाना पड़ेगा। एंड जनरली ये भी देखा गया है कि कुछ डीआई के क्वेश्चन में सिंपल दैट इज 5 क्वेश्चन नहीं रहता है, कुछ कुछ में 7 क्वेश्चन रहता है, कहीं कहीं 10 क्वेश्चन भी रहता है। तो उस चीज पे आपको ध्यान देना है कि वैसे डीआई को आप छोड़ नहीं सकते हैं, वो बनाना ही है आपको, एंड अटेम्प्ट तो मैक्सिमम रखना चाहिए, ये किसी भी एग्जाम का फंडामेंटल लॉजिक है। अ, इसमें कुछ है नहीं, क्वेश्चन अगेन 2 मार्क्स 1 मार्क्स के दोनों का मिलेगा आपको, तो 2 मार्क वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा। जो सिंपल क्वेश्चन रहता है उसको बहुत पहले बनाने का कोशिश करना चाहिए। यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे बिकॉज यू हैव 35 क्वेश्चन हियर, यहाँ पे 45 क्वेश्चन रहता है, तो एक एवरेज आउट हो जाता है, 2 मार्क्स वाला भी अच्छा खासा रहता है, 1 मार्क्स वाला भी अच्छा खासा रहेगा। बट यहाँ पे यू सी चूंकि 60 मार्क्स है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन लेस है, 35 ही क्वेश्चन है, इसलिए 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन ज्यादा मिलता है एंड टाइम इज जस्ट 45 मिनट्स। तो अगर कमांड है आपका क्वांट्स पे, एंड डीआई एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में आपको सिंपल जो क्वांट्स रहता है ना, यहाँ पे देखिए आप मिसलेनियस क्वेश्चन ऑन अरिथमेटिक जो लिखा हुआ है, तो मिसलेनियस क्वेश्चन ऑन अरिथमेटिक जो रहता है वो एक पैराग्राफ में रहेगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस का, टाइम एंड वर्क का, एंड दो क्वांटिटीज आ जाएगा और उसको फिर कंपेयर करके लेस देन ग्रेटर देन या ऐड करके कुछ उसमें एनालिसिस, कुछ थोड़ा उस पर वर्कआउट करके तब एक आंसर आता है, वो फाइनल कंक्लूडेड जो आंसर रहता है आपका वो रहेगा। तो सिंपल चीज नहीं रहेगा कि सॉल्व किए एंड आंसर आ गया, इट्स नॉट दैट सिंपल यहाँ पे। तो ध्यान से देने का है, पेशेंटली
अटेम्प्ट करने का है, स्पीड के साथ अटेम्प्ट करना है, पेशेंस भी होना चाहिए सही बनाने का और स्पीड भी होना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं है, विगर में नहीं रहना है जैसा कि प्रीलिम्स में जनरली एक्सपेक्टेड रहता है। थर्ड सेक्शन आएगा जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस का, बहुत सिंपल रहेगा। इसमें जस्ट ये थॉट देना है कि ऐसा नहीं सोचते हैं इसमें कि आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। आप किसी भी क्वेश्चन को 40 क्वेश्चन जो रहेंगे ऑफकोर्स उसमें टाइम भी आपको काफी मिलेगा, 35 मिनट इज मोर देन एनफ फॉर 40 क्वेश्चन। बट यहाँ पे अगर आप सोचते हैं, आप ध्यान देते हैं, आप अगर पिछले 3 महीने से न्यूज़पेपर्स एटलीस्ट पढ़ रहे हैं, फाइनेंस सेक्शन पे फोकस कर रहे हैं, आप के पास मटेरियल था, आपके पास अगर नोट्स लेट के नोट्स नहीं बनाते हैं आप, तो स्टिल आप न्यूज़पेपर्स में ध्यान दे रहे हैं, आपके पास आपका सेंसस 3 से 6 महीने का जो भी न्यूज आया, फाइनेंशियल न्यूज, उसको अब्सॉर्ब कर रहा है, तो फिर आप यहाँ पे अच्छा गेस भी कर पाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो फिर एक रैशनल जो एस्टिमेट लगाने का लॉजिक होता है, उसको फॉलो करके आपका सही आंसर आएगा, मिलता है आंसर। तो इस सेक्शन में, ये सेक्शन बहुत स्कोरिंग होता है, इनफैक्ट आपको अगर आता है आंसर तो बहुत ही सिंपल है, और एक एक तरीके से ये आफ्टर 2 सेक्शन जो इतना कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन होता है, 1 आवर और 45 मिनट्स का यहाँ पे, तो एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी। यहाँ पे आते आते फिर थोड़ा कम ऐसा लगता है कि यार अब एग्जाम हो गया। बट यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, ध्यान देंगे, सोचेंगे क्वेश्चन को, वर्ड्स जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे, यहाँ पे वो सब चीज का मिलता है टाइम एलिमिनेट करना। 5 ऑप्शन दिया हुआ है, 2-3 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, 2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो बाकी फिर गेस करने में भी आराम होता है। तो इफ यू नो द स्टफ वेरी गुड, अगर नहीं आता है तो छोड़ के भागना नहीं है, अटेम्प्ट करने का कोशिश करना है, मार्क्स मिलेगा यहाँ पे। सिंपल है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, तो +1 -1/4। इंग्लिश लैंग्वेज एग्जैक्टली सिमिलर लाइन्स में, एग्जैक्टली सेम पैटर्न, सब कुछ सेम रहेगा। इट्स जस्ट के यहाँ पे यू विल सी दैट क्वेश्चंस पिछले वाले सेक्शन जो जो आपको प्रीलिम्स में जो इंग्लिश मिलता है, वहां से यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस कि थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। आरसी जो यहाँ पे मिलेगा थोड़ा सा लंबा आरसी मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स विल से, कुछ टीचर्स विल से कि दैट से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता आरसी मिलेगा आपको, एब्स्ट्रैक्ट रहता है, लंबा आरसी रहेगा इनफैक्ट। एंड कुछ आरसी में यू विल सी कि 10 क्वेश्चन रहेगा, राइट, 7 क्वेश्चन रहेगा, तो सिंपल सिंपल छोटा क्वेश्चन नहीं रहता है जैसा कि फिल्म में एक्सपेक्टेड रहता है। तो आपका अगर रीडिंग हैबिट बना हुआ है ना, तो आप अच्छा स्कोर कर लीजिएगा इसमें। बाकी सेम स्टफ, वोकैब्स रहेगा, सिनोनिम एंटोनिम्स, सेंटेंस जॉइनिंग के लिए रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट स्टफ रहेगा। बट लेवल बढ़ जाता है, फिल्म से लेवल बढ़ जाता है एंड थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट नेचर हो जाता है पैसेजेस का। अगेन +1 -0.25 है, तो इट्स सिमिलर स्टफ अगेन। एंड दैट्स ऑल अबाउट द 4 सेक्शन ऑफ इंग्लिश। इसके बाद जो मार्किंग स्कीम है ना, उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि मार्किंग स्कीम यहाँ पे ऐसा रहता है कि जो आप 250 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, प्रीलिम्स का तो कोई मार्क्स काउंट ही नहीं होना है, बट मेंस में जो आप 250 मार्क्स का पेपर दिए, 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर एंड 50 मार्क्स का जैसा डिस्क्रिप्टिव पेपर हम बताए थे आपको शुरू में, वो 250 मार्क्स को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है 75 में। तो जो भी आप स्कोर किए हैं आउट ऑफ 250, उस चीज को 75 में नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। बाकी जो 25 मार्क्स रहता है आपका, वो होता है आपका थर्ड स्टेज जीडीपीआई। जीडीपीआई जो रहता है वो 50 मार्क्स का होता है एंड दैट इज अगेन नॉर्मलाइज टू 25 नंबर। तो जीडीपीआई के दिन आप, एंड ये चीज हम लोग डिस्कस करते हैं अपने सेशंस में स्टूडेंट्स के साथ कि जीडीपीआई को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, ग्रुप एक्सरसाइज को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। वहाँ पे ये चीज एलएचओ में होगा, आपका लोकल हेड ऑफिस जो रहेगा एसबीआई का, वहाँ पे ये चीज कंडक्ट कराया जाता है। दोनों स्टेजेस जब आप क्लियर कर लेते हैं, तब डैफ भर के सारा डॉक्यूमेंट लेके, सारा अपना ऑप्शंस एंड जो सर्कल्स का जो ऑप्शन रहता है वो सब भर के, फॉर्म भर के जब आप जाते हैं वहाँ पे, एंड स्पेशली जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, जो स्टूडेंट जो पहली बार जा रहे हैं ना, उनके लिए बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है। हम जब 2017 में गए थे इसके लिए, तो आई सॉ स्टूडेंट जो मतलब 3 बार 4 बार उस प्रोसेस को लिव कर चुके थे, एक्सपीरियंस कर चुके थे। एंड जब हम वहाँ पे गए तो मेरे लिए सब कुछ नया था। तो अगर एक गाइडेंस मिल जाता है, एक कोई आपको इस तरीके से हेल्प कर दे कि हाँ, स्टेज के बाद ये होगा, यहाँ पे आप ऐसा कर कीजिए, स्टेज के बाद आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे ये चीज करना चाहिए, यहाँ पे ये चीज नहीं करना चाहिए, जीडी में किस तरीके से बोलना चाहिए, किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, क्यों एंड करना चाहिए, मार्क्स किस पे मिलता है, ये सब चीज का गाइडेंस मिल जाने पे फर्स्ट टाइम में आई थिंक बहुत आराम हो जाता है। एंड फर्स्ट टाइम में क्रैक कर लेना इज एन अमेजिंग थिंग टू हैव, बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो मार्किंग स्कीम है उसमें यूसी के 50 मार्क्स इज नॉर्मलाइज टू 25 जीडीपीआई का, एंड वो 100 आउट ऑफ 100 जो स्कोर आता है वही आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड करता है।
यहाँ तक पहुँचने के लिए यू विल हैव टू क्रैक प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड आई एम श्योर कि अगर आप अच्छे नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अराउंड 15 to 20 फॉर प्रीलिम्स एंड 10 to 15 फॉर मेंस, अगर उतना आपका प्रैक्टिस रहा है, उसका एनालिसिस अच्छा से किए हैं, जो टेक्स्ट बुक कोच प्रोग्राम है उसमें वी आर नाउ एज ऑफ नाउ डिस्कसिंग मॉक टेस्ट। जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं ऑलरेडी वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं वीकली, और फिर विद कोच उसी टेस्ट को डिस्कस किया जाता है कि उसमें किस तरीके से परफॉर्मेंस को बेटर किया जाए, स्पीड एक्यूरेसी किस तरीके से बढ़ाया जाए। आप एक ही चीज को बार बार पढ़ के रिवाइज करके मार्क्स और स्पीड नहीं बढ़ा सकते हैं, स्कोर एक्यूरेसी अपना नहीं बढ़ा सकते हैं, राइट। आप रिवीजन कीजिएगा, कंटेंट कंजम्पशन जो होता है कि हम पढ़ रहे हैं, बार बार रिवीजन कर रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, उससे मार्क्स नहीं बढ़ेगा। मार्क्स मॉक टेस्ट देने से बढ़ेगा, मॉक टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से करने से बढ़ेगा। पिछले मॉक में जो गलती हुआ उसको इस मॉक में नहीं गलती करना है, उस चीज को वहीं पे रेक्टिफाई करके सीख के उसको -0.25 की जगह +1.25 लेना है। आप समझ रहे हैं ना? एक गलती जब आप करते हैं तो वो -2.25 नहीं होता है, आप वहाँ पे एक मार्क्स भी छोड़ दिए जो लाना चाहिए था आपको, और 0.25 का नेगेटिव भी हुआ, तो 1.25 मार्क्स का नेगेटिव लॉस, जो लॉस होता है वो होता है आपको वहाँ पे। तो ये सब चीज मॉक टेस्ट देने से आता है, एंड टेक्स्ट बुक कोच प्रोग्राम में वी आर डिस्कसिंग दिस, द वेरी बेसिक थिंग्स। इसके बाद जो कोर स्टफ है इस टॉपिक का, ये यही रीजन है कि इस वीडियो को जब हम बना रहे थे तो आई थॉट कि उन स्टूडेंट्स को फोकस किया जाए जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, और उनके लिए थोड़ा सा कुछ गाइडेंस मिल जाए उनको, तो वो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। तो सबसे पहला चीज जो ध्यान में रखना चाहिए एक एस्पिरेंट को जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, कि यार आपसे क्या मांगा जा रहा है। एग्जामिनेशन है, 3 स्टेज का है, तीनों स्टेज इट्स लाइक वेरी कॉम्पिटिटिव, बहुत लाख लाख स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं एग्जामिनेशन को। आपको ये देखना होगा कि अ, आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। आप प्रीलिम्स में और मेंस में तो आपको पता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस क्या आएगा, मॉक टेस्ट दीजिएगा आपको तो बहुत सारा चीज पता चल जाएगा कि ये सिलेबस है, ये मॉक टेस्ट है, ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए, इतना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर देना चाहिए, दैट इज ऑल गुड, आप अटेम्प्ट कर दिए, वो हार्ड वर्क हो गया आपका। बट एक मेंटल इमेज जो रहता है, मेंटल प्रिपरेशन जो होता है, वो किस तरीके का होना चाहिए। प्रीलिम्स में क्या चाहिए, प्रीलिम्स में आपको चाहिए विगर होना चाहिए। प्रीलिम्स में आप में जो कहते हैं ना कि अ, एक जो आपका एक आग होना चाहिए कि हाँ यार इसको निकाल सकते हैं, प्रीलिम्स तो हम क्रैक कर लेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और अगर आप उस तरीके से अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं फील कीजिएगा तो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में 0.25 मार्क्स 0.5 मार्क्स से स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं कट ऑफ से, तो वो बड़ा फिर डिसमेड हो जाते हैं बहुत। उनको लगता है कि यार क्या अटेम्प्ट किए, इतना मेहनत की, इतना सारा मॉक टेस्ट किए, इतना एफर्ट लगाया पूरे साल का, और कुछ नहीं मिला। तो उस तरीके से नहीं सोचना, उसको सिर्फ मेहनत करना और पढ़ाई करना इज वन थिंग, और कॉन्फिडेंट होकर जाना कि हाँ यार हम क्रैक कर सकते हैं एग्जामिनेशन, ये एग्जाम मेरे लिए ही बना है। ये सोच के साथ अगर कोई जाता है, अप्रोच करता है, तो आई थिंक वो हेल्प करता है। हम जब प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर रहे थे उस वक्त हम कॉलेज में ही थे, और हमको जब एग्जाम देना था, एग्जाम डे से जस्ट पहले आई वाज वेरी कूल, बहुत शांत और एकदम बिना कुछ ज्यादा सोच समझ के, थॉट एकदम दिमाग को खाली रख के जाना है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं, एक दिन पहले तो कुछ नहीं पढ़ना है। और प्रीलिम्स के लिए ये बता रहे, प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मेंस का स्ट्रैटेजी। मेंस में ऐसा इतना स्मार्टली प्रोसेस नहीं चलता है, मेंस में थोड़ा पेशेंस चाहिए रहता है। तो प्रीलिम्स को अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहिए, थोड़ा कूल रह के करना चाहिए, वो हेल्प करता है। कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दिखेंगे, तादाद अच्छा खासा दिखता है एग्जाम सेंटर पे। दूसरा पॉइंट जो रहता है वो चीज है कि अप्रिशिएट द कंपटीशन टू पुश योर लिमिट। तो अप्रिशिएट द कंपटीशन क्यों, क्यों हम, तो हमको ये पता होना चाहिए कि इतने सारा इतना जो कंपटीशन है, इतना जो कॉम्पिटिटिव नेचर है एग्जामिनेशन का, क्यों, क्योंकि वही चीज आपको हेल्प करेगा पुश करने में अपने आप को। आप डेली एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपको 2 देना चाहिए, आप 2 दे रहे हैं, आपको 3 देना चाहिए। ऑफ कोर्स 3 के आगे देना इज़ नॉट गुड, बिकॉज़ फिर उसका एनालिसिस पार्ट में आप कहीं न कहीं मिस कर जाइएगा। तो एटलीस्ट कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जो 2 या 3 मॉक टेस्ट भी एक दिन में अटेम्प्ट करते हैं, और उसका एनालिसिस भी बहुत अच्छे से करते हैं। आप देखिए प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ अगर आपके पास है और आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 1 घंटे का टेस्ट सीरीज़ होता है, उसका टेस्ट होता है। बट उसका एनालिसिस पार्ट में आई थिंक पर्सनली कि 1.5 घंटा लगना चाहिए। 1.5 घंटा अगर आप लगा रहे हैं उसके एनालिसिस में ना, तो अच्छा खासा एनालिसिस हो रहा है आपका, और वो बहुत हेल्प कर रहा है, और वो एनालिसिस ही आपका रिवीजन है, राइट। तो कंपटीशन को अप्रिशिएट करना चाहिए, यू शुड हैव दैट विल एंड दैट कॉन्फिडेंस टू डू मोर देन व्हाट यू कैन। थर्ड थिंग जो फर्स्ट टाइमर के लिए इंपॉर्टेंट है कि वीकनेसेस पता होना चाहिए। कहाँ से पता चलेगा, मॉक टेस्ट से पता चलेगा, किस सेक्शन में क्या वीक टॉपिक है, उसको किस तरीके से सर्कमवेंट करना है, उसको अटेम्प्ट करना है एग्जाम में कि नहीं करना है, उसका क्या वेटेज है, उसको छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं, उसको मॉक टेस्ट में रेक्टिफाई करना। एक मॉक टेस्ट में गलती की है तो वहां पे उसको सीख के
दूसरे बार उसको नहीं गलती करना, उसको प्लस 1.25 जैसा हम बताएं उस तरीके में उस मार्क्स में कन्वर्ट करना, ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा इसका। और ये सारा जो तीनों पॉइंट है ना, ये घुमा फिरा के आ जाता है मॉक टेस्ट की तरफ कि अगर आप मॉक टेस्ट अच्छे से दे रहे हैं, उसका एनालिसिस और भी अच्छे से कर रहे हैं और सीख के आगे बढ़ रहे हैं, हर मॉक टेस्ट से कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। ये आपके प्रिपरेशन में, ये आपका सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी चीज है ये। तो दिस इज व्हाट यू शुड कीप इन माइंड फर्स्ट टाइमर्स के लिए। इसके आगे हर सेक्शन में जो फर्स्ट टाइमर होता है उसको वो एग्जाम कभी नहीं दिया होता है, आपको आपको नहीं पता है कि एग्जाम स्क्रीन पे क्या आएगा, आपका वहाँ का क्या माहौल रहेगा। एक साथ एक सेंटर पे एक जो रहता है कंप्यूटर का रूम, वहाँ पे 100 स्टूडेंट्स बैठते हैं, 150 स्टूडेंट बैठेंगे, तो अलग ही एनवायरमेंट रहेगा वहाँ पे। और एग्जाम भी आपके लिए फर्स्ट टाइम है ये वाला, तो उस जगह पे ना यू शुड हैव थोड़ा सा कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन कहाँ मिलता है आपको? हर सेक्शन में, टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स या मेंस के लिए भी ये वैलिड है कि हर सेक्शन में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपका स्ट्रेंथ है। अगर आपको ये चीज पता है तो आपको वो हेल्प करेगा, आप सेक्शन उसी से स्टार्ट कीजिएगा। मेरा एलआर में पजल्स कभी स्ट्रांग नहीं रहा, लीनियर अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट ये सब कभी हमको पसंद नहीं आता था। हम मॉक टेस्ट में बहुत ट्राई किए इसको पढ़ने का, ऑनेस्टली स्पीकिंग समझने का कोशिश करने का, बट वो बड़ा रैंडम चीज है, उसको कोई उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके ही ठीक किया जा सकता है। फिर भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जो डेटा वहाँ पे दिया हुआ है, वो सफिशिएंट है कि नहीं है, वो अच्छा से उससे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ईज़िली बनेगा कि नहीं बनेगा, किस तरीके से डेटा दिया हुआ है। तो ये सारा चीज़ आ जाता था जिसकी वजह से एलआर का पज़ल्स कभी अटेम्प्ट ही नहीं करते थे हम शुरू में। वो हमेशा लास्ट में रहता था, अटेम्प्ट होता था मेरा। क्वांट्स में नंबर सीरीज़ कभी नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, हालाँकि बहुत इंटरेस्टिंग लगता है हमको नंबर सीरीज़, बट ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपको जो इंटरेस्टिंग लगता है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी को अटेम्प्ट कीजिएगा एग्ज़ाम में। नंबर सीरीज़ हमको बहुत अच्छा लगता था बनाने में, बट एग्ज़ाम में वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, वो अच्छा चीज़ नहीं है अटेम्प्ट करना। बिकॉज़ अगर हम शुरू में कोई नंबर सीरीज़ अटेम्प्ट कर रहे हैं और हिट एंड ट्रायल मेथड इन्वॉल्व रहता है, आपको पता है नंबर सीरीज़ में, और वहाँ पे अगर आप 2-3 मिनट अपना बर्बाद कर दिए 2 क्वेश्चन पे या 1 क्वेश्चन पे, तो फिर वो पूरा सेक्शन आपका गॉन है फिर। वो सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन में तो आप कुछ ना कुछ तो लूज़ कर ही जाइएगा। तो इसलिए जो पता है, जो चीज़ स्ट्रेंथ है, मेरा डायरेक्शन डिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रहता था, साइलॉजिज्म स्ट्रॉन्ग रहता था, क्वांट में जो अरिथमेटिक वाला पार्ट है दैट इज स्ट्रॉन्ग, उसी से स्टार्ट करते थे। एंड देन लास्ट में जो वीक पॉइंट है, जो वीक टॉपिक है, उस पे जाते थे। तो वो कंफर्ट आपको प्रोवाइड करता है कि हाँ क्वेश्चन बन रहा है, लगातार क्वेश्चन 4-5 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो आपका स्ट्रेंथ नहीं है और नहीं बन रहा है, तो वो फिर एक बैगेज हो जाता है पूरे एग्जाम के लिए। फिफ्थ पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है जिसपे और एम्फसाइज ही नहीं किया जा सकता है। आप अगर ध्यान से सुन रहे होंगे पूरे सेशन को, तो आपको पता चलेगा कि मॉक को हम बहुत बार रिपीट किए हैं, इस टर्म को मॉक मॉक मॉक। मॉक क्यों इंपॉर्टेंट है? आप कुछ नहीं पढ़े हैं, लेट्स से आप फर्स्ट टाइमर है, आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आपको कुछ नहीं आता है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, ये भी नहीं पता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है, क्या सिलेबस है। पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और कुछ भी नहीं पता है ना, और आपके पास लेट्स से 15 दिन बचा है, इनफैक्ट अभी तो 15-20 दिन ही बचा है, और अगर आप जस्ट फॉर्म भर दिए थे फॉर द सेक ऑफ इट कि चलो एसबीआई का फॉर्म भर दिया जाए। अगर अभी आपको अच्छा मार्क्स लाना है और जितना अभी आपका जो प्रिपरेशन है, या लेट से कोई प्रिपरेशन नहीं भी है, तब भी अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और आप क्रैक करना चाहते हैं एटलीस्ट प्रीलिम्स, तो सिर्फ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए। जो टेक्स्ट बुक पे यू मस्ट हैव सीन के 2020 का एसबीआई उसका टेस्ट सीरीज है, उसमें 35 टेस्ट है। आप 25-30 टेस्ट अगर दे दिए, जो स्टूडेंट्स का कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है उनके बारे में हम बता रहे हैं, फर्स्ट टाइम, नो एक्सपीरियंस, सिर्फ मॉक टेस्ट भी देके अगर आप चले जाइएगा ना, यू हैव अ वेरी हाई चांस ऑफ क्रैकिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बस ये है कि प्रीलिम्स का जो मॉक टेस्ट है उसमें आपको सीखना पड़ेगा, वही आपका कंटेंट है, वही आपका मॉक टेस्ट है, वही आपका रिवीजन है, वही आपका एनालिसिस है। तो मॉक टेस्ट से भी एग्जाम क्रैक होता है बिना कुछ पढ़े, एंड दिस इज द ट्रुथ। इसमें कोई छुपा हुआ चीज नहीं है। स्टूडेंट्स जो पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हैं और अगर उनको लग रहा है कि यू शुड गो फॉर इट, देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप टेक्स्ट बुक पे जो मॉक टेस्ट है, जो पास आता है, आप पास परचेज कर लीजिए, एंड जस्ट जो नेक्स्ट 20 डेज है उसमें आप डेली 1-2 टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा, आई एम श्योर कि एटलीस्ट प्रीलिम्स का तो पक्का है कि आप क्रैक कर लीजिएगा। लास्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये वाला जो पॉइंट है ना, स्टे काम, कॉन्फिडेंट, हेल्थी एंड बिलीव इन योर प्रोसेस। आपका अपना प्रोसेस जो है उसमें बिलीव होना चाहिए। ये मेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड जीडीपीआई में तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पे ना आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके और बहुत एक्साइटेड स्टेट में आप एग्जाम नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं मेंस का। मेंस के लिए आपको बहुत कूल हेडेड होना पड़ेगा, आराम से ध्यान से सोच समझ के अटेम्प्ट करना पड़ेगा। वो राइट फ्रॉम द वे यू बिगिन द डे, आपका आज अगर मेंस का एग्जामिनेशन है तो आप किस तरीके से अपना डे स्टार्ट कर रहे हैं,
एंड इनफैक्ट आप एक दिन पहले क्या कर रहे हैं उसी वक्त, आपका अगर लेट्स से 10 बजे एग्जामिनेशन है, तो पिछले दिन आप 10 बजे क्या कर रहे थे? ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है मेंस के एग्जामिनेशन में। आप लास्ट 24 आवर में क्या खाना खाएँ? किस तरीके से आपका स्लीप का क्या साइकिल रहा? बॉडी किस तरीके से एडजस्ट किया उस सिचुएशन में? तो ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सेम गोज़ फॉर इंटरव्यूज़ ऑल्सो, कि क्या रहा है आपका पूरा वीक का स्टेटस, किस तरीके से आप अपने आप को कैरी किए हैं। तो वो डिमांड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ, यू शुड बिलीव इन योर प्रोसेस वहाँ पे, कि आप जो पढ़े हैं, आप नहीं भी पढ़े हैं तो चलिए कुछ भी नहीं पढ़े हैं आप लेट्स से, फिर भी आप जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, या ऐसा सिचुएशन में आपके आपका मॉक टेस्ट की नहीं अटेम्प्ट है, आपको पता है कि क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट एग्जाम एंड इट्स लाइक कुछ आता नहीं है आपको, फिर भी अपने आप बिलीव रखना है कि हम कर सकते हैं, हम क्रैक कर लेंगे एग्जामिनेशन। वो पॉजिटिविटी जो है ना आपको बहुत हेल्प करेगा। आप पढ़ाई किए हो नहीं किए हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट पॉजिटिविटी विल डेफिनेटली हेल्प। फर्स्ट टाइमर्स के साथ ऐसा सिचुएशन होता है कि सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है, एनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट नहीं होता है, तो इसलिए उन स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने प्रोसेस में बिलीव रखिए, मतलब बिलीव होना चाहिए। अ, थोड़ा-सा आई शुड से, स्पेशली अगर आपका अच्छा खासा पढ़ाई नहीं हुआ है, मेरा जो था पढ़ाई अच्छा से नहीं हुआ था, इनफैक्ट हम पढ़ाई कुछ खास किए नहीं थे, इट वाज़ ऑल अबाउट मॉक टेस्ट, जब हम 2017 में क्रैक किए थे। तो हमको पता था कि पढ़ाई तो किए नहीं है, मॉक टेस्ट अच्छा खासा दिए हैं, तो एक थोड़ा-सा आप में ओवर कॉन्फिडेंस का, आई एम नॉट, दिस इज़ नॉट पॉलिटिकली करेक्ट, ये सही बात नहीं है जो आपको जनरली टीचर्स, एजुकेटर्स या कोचेस कहेंगे या सीनियर्स कहेंगे, बट थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है यार, बिकॉज़ दैट विल हेल्प यू। थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंस ना आपको, मतलब एक, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लग रहा है कि सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा और सब कुछ कर लिया जाएगा। ना, ओवर कॉन्फिडेंस का ये मतलब होता है कि आपको आपको पता है कॉन्फिडेंटली कि कहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहिए, कहाँ से आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कहाँ से आपको साइलेंट रहना है। ये चीज़ बहुत हेल्प करता है। तो इट्स नॉट पॉलिटिकली करेक्ट टू से, बट स्टिल ये चीज़ मेरा मानना है कि ये होना चाहिए फर्स्ट टाइमर्स के लिए, एंड दिस इज़ ऑल फॉर फर्स्ट टाइमर्स। जो लोग 1-2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको सारा प्रोसेस पता है और उनके लिए क्या बेस्ट है, ये चीज़ आप एक बार लिव कर लीजिएगा प्रोसेस, तो डेफिनिटली वो आपको हेल्प करेगा। फर्स्ट टाइमर्स के लिए इट्स ऑल अबाउट इट। आई क्रैक्ड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब 2017 में जब हम क्रैक किए थे, तो आई थॉट कि इट्स इट्स अ ग्रेट फीलिंग। एंड अभी एज़ ऑफ नाउ आई एम uh, I have a batch of around 70 to 80 students at testbook.com जो कोच प्रोग्राम में है, और वी डिस्कस मॉक टेस्ट एंड द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। वहाँ पे हम स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। आई एम श्योर कि यू विल कम ऑन बोर्ड ऑन दिस प्रोग्राम, इनटू दिस प्रोग्राम, एंड वंस यू आर एनरोल्ड इनटू इट, आई एम श्योर कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस प्रोग्राम से भी। सो दैट इज द रीजन आई प्रिपेयर्ड, एंड स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो पहली बार टारगेट कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर, अपार्ट फ्रॉम सिलेबस पैटर्न एंड जो कन्वेंशनल थिंग होता है, उसके अलावा भी आपको बहुत कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट नया सीखने को मिला ही होगा। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन।